बायोट-सावर्ट लॉ के बाद इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सर्कुलर कॉइल के और एक्सिस पर, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी डेरिवेशन में जाने के पहले बाबा जी की बूटी लेना जरूरी है, तो चलिए चलते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बाबा जी की बूटी कहती क्या है आपसे ये कहती है कि इन जो दो डेरिवेशन अपन आज करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर, उसमें सबसे पहले जो लगने वाला है वो है बायोट-सावर्ट लॉ। और उसके बाद जो भी चीज अपन करने वाले अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ हमको एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देता है। तो हमें वो सारे वेरिएबल्स को एक के टर्म्स में लाना पड़ेगा। किस्मत हमारी अच्छी है कि हमें यहां पर एक ही वेरिएबल मिलने वाला है, तो इसीलिए इस पॉइंट की अब कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस बचा नहीं है। दूसरी चीज, जब अपन सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो एक अपना पुराना पाप है, और वो ये है कि जब भी अपन किसी रेडियस की बात करेंगे किसी सर्कल पर, तो रेडियस हमेशा सर्कल की सर्कमफेरेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब अगर ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है, ये रेडियस है, तो रेडियस सर्कमफेरेंस के साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर अपन लोग आगे बात करें, आ जाते हैं अपने डेरिवेशन के ऊपर। सबसे पहले क्या लगाओगे? बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ को लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट। तो आपने यहां पर ले लिया एक करंट कैरिंग एलिमेंट। यहां पर लूप के अंदर जो करंट है अपने पास, वो करंट है आई। ये अपने पास हो गया करंट आई। अब जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई आपकी। अगर समझ में आ गई है दोस्तों, तो यहां पर देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आई कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू फिक्स कर दिया आपने, तो वो भी बाहर हो जाएगा। यहां पर आपका जो dl से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, वो भी बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडियस आपकी बदलने वाली नहीं है। आप इस dl को जब घुमाओगे यहां 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 यहां, सेंटर से आपकी डिस्टेंस पूरे टाइम r बनी रहेगी। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री यहां पर, और जो अपने पास डिस्टेंस है स्मॉल r, इस स्मॉल r की वैल्यू हो गई कैपिटल R, और यहां पर रखेंगे तो dB इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर साइन थीटा की जगह पर साइन 90, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। जैसे ये खत्म हुआ, साइन 90 हो गया 1, R की वैल्यू भी फिक्स है, I की वैल्यू भी फिक्स है, म्यू नॉट बाय 4 पाई भी फिक्स है। तो मैंने कहा था ना, हर एक चीज एक वेरिएबल में होनी चाहिए। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो यहां पर बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, सिर्फ सीधे इंटीग्रेट कर दो, dl जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करोगे dl को, लोग कहेंगे लिमिट लगाओ, लगा दो लिमिट, नहीं तो टेंशन नहीं लेने का। ये आपके पास dl 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 dl, आपने जब पूरा का पूरा उसको इंटीग्रेट किया, तो सारे के सारे dl 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 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सर्कल बना रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 2 पाई r। तो ये हो गई आपके पास कहानी खत्म। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया था, dl का इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई r। क्योंकि हमारे पास यहां जो कहानी है वो ये कहती है कि भाई dl को इंटीग्रेट कर दो। हमने इंटीग्रेट कर दिया, मैंने यहां पर एक r कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय r। अब आप कहोगे बाबा जी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो। कर सकते हैं कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं रट्टू पोपट नहीं हूं, है ना। मैं कॉन्सेप्ट लगाकर आगे की चीजों को याद रखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने जानबूझकर यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय आर लिखा है। अगली स्लाइड में तुम इस बात को समझ जाओगे। अब यहां पर एक चीज और जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा देना चाहता हूं छोटे से फॉर्म में, यार देखो ऐसा है, अगर आपके पास करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज मतलब कि आपके पास कुछ इस तरह की कहानी हो गई। जब क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल की तरफ एक्ट करेगा, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं, तो यहां पर सेंटर पर जो फील्ड आएगी वो क्रॉस की आएगी अंदर की तरफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये काम करेगा नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल मतलब कि लाइंस बाहर की तरफ आनी चाहिए, मतलब फील्ड हो जाएगी डॉट की, दैट्स इट। अब मैं आपसे क्यों कह रहा था कि ये काम का फॉर्मूला है, जब कोई एक कॉइल होती है सर्कुलर कॉइल, तो वो कितना एंगल बनाती है? 2 पाई। तो आज के बाद सर्कुलर कॉइल हो या सर्कुलर आर्क हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, आर उसकी रेडियस है, आई उसका करंट है, ये पूरी चीज को कांस्टेंट कर दो। मान लो आज के बाद सर्कुलर आर्क के लिए हर फॉर्मूले में ये चीज आएगी ही आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। अगर पूरा का पूरा सर्कल है तो कितना एंगल बनाता है? 2 पाई बनाता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। बात पूरी समझ में नहीं आई, अब आएगी।
अगर ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, मैं आपसे कहता हूं कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर दो मुझे, तो भाई ये सर्कुलर आर्क जो है ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है फाई। आज भी इसकी रेडियस आर है, करंट आई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू फाई, क्योंकि एंगल बन रहा है फाई, रेडियन में ही रखेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो यार ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है? पाई एंगल बनाता है रेडियन में। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, जो अपन ने पहले ही सीख लिया है कि सेम रहेगा, सेमी सर्कल है तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा पाई। सो आज के बाद आप तो मुझे एंगल बोलो साहब, 60 डिग्री, पाई यहां पर क्या रख दूंगा? सिर्फ पाई बाय 3। आपने कहा नहीं भाई 30 डिग्री, यहां क्या रख दूंगा? पाई बाय 6। किसी भी सर्कुलर आर्क के कारण अब आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हो, समझ गए? चलो अब देखो आगे, यहां पर अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर यहां पर एक पॉइंट है, जो इसके एक्सिस पर, ये एक्सिस है इसका, और इस एक्सिस के इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देनी है। अब अगर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देनी है तो अब क्या होगा भाई? यहां पर फिर से वही पहला मैंने कहा था ना, बूटी दी थी तुमको, कहां से शुरुआत करोगे? बायोट सावर्ट लॉ से शुरुआत करोगे। अगर बायोट सावर्ट लॉ से शुरुआत करोगे तो भैया सबसे पहले अब आप देखो डीबी, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा क्या होता था? यहां पर एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने मान लिया, यहां पर करंट है मेरा इस तरह से, ठीक, और मैंने कहा था करंट ऐसा है मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल मतलब फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही होंगी, है ना, मतलब फाइनली जब निकलेंगी। अभी देखो कैसे बताता हूं। तो अभी तो फिलहाल मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, जिसकी जो अपने पास डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट ऐसा जा रहा है, तो ये हो गया अपने पास आइडियल। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ये इस पॉइंट पर यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, और एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर है, और रेडियस क्या है इसकी? अपने पास r है इसकी रेडियस, तो ये आ जाएगा अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये भी समझ में आ गया? क्लियर? बिल्कुल दिमाग से क्लियर रखकर चलो सारी चीजें। अब अगर अपन देखें तो यहां के सारी चीजें आ गई। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मेंशन कर रखी है, वो है ये। अब आप ये समझो, ये सर्कुलर आर्क है, ये हाथ है, ये सर्कुलर आर्क है, यहां से आकर ये लाइन ने इसको ज्वाइन किया। अगर आप देखो तो सर्कुलर आर्क में ये डीएल है और ये लाइन है, डीएल और लाइन के बीच का एंगल क्या बनेगा? आप कुछ भी कर लो, इस पेन को मैं कितना भी घुमा लूं, सर्कुलर आर्क के साथ ये लाइन जो है ये कितना एंगल बना रही है? ये देखो ये वाला एंगल। अगर मैं सामने से दिखाऊं तो अब मैं इसको कितना भी घुमा लूं, इधर ले जाऊं इधर ले जाऊं, ये पेन जो है मेरी उंगली के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर ये सर्कुलर आर्क है तो ये लाइन जो है, ये लाइन सर्कुलर आर्क के साथ कितना एंगल बनाएगी पूरे टाइम? 90 डिग्री बनाएगी। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई है 90 डिग्री। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब यहां पर ये जो डीबी है उसकी डायरेक्शन कैसे निकाले यार? तो देखो यार, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो अपन को जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, याद है मैंने बताया था, ये अपने पास क्रॉस, ये अपने पास डॉट। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं तुमको यहां पर बताऊं कि ये मेरे पास एक वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप कहोगे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर्स। तो यहां पर क्रॉस की फील्ड आएगी, क्योंकि तुम्हें डार्क साइड दिख रहा है इसीलिए यहां पर क्रॉस की फील्ड आएगी। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर होती है। आप ऐसे पेन पकड़ लो हाथ में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो, जैसे इधर देखोगे तो ये देखो अंदर की तरफ है, और नहीं तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ फिंगर। तो ये अपने पास लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये बात अपन को समझ में आ गई तो यहां पर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर ये मेरे पास छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है और ये लाइन ज्वाइन कर रही है इससे, करंट कैरिंग एलिमेंट से लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो ऐसे ज्वाइन कर रही है, ये लाइन है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है ऐसी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर आएगी। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि यहां से ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। पूरी मेहनत मेरी सिर्फ यहीं पर है, इसके बाद इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप फिर से देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास करंट है, ये मैंने थंब कर दिया करंट की डायरेक्शन में, ओपन करा अपने हाथ को उस पॉइंट की तरफ, तो ये हो गया वो डिस्टेंस। अगर देखें तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर आएगी, मतलब ये आएगी।
अब ये आ गई तो देखो कितना होगा। अब देखो इसको समझो, ये मान लेते हैं कि जो ये एंगल बन रहा था इस पॉइंट का, ये एंगल बन रहा है फाई। अब अगर एंगल हो गया तुम्हारे पास फाई, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल फाई है तो आप यहां पर गौर से देखो, ये 90 हो गया। जब ये 90 हो गया, ये फाई हो गया, तो ये बचा हुआ हो गया 90 माइनस फाई। अब अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये बचा हुआ फाई हो गया। और वैसे भी यार ये देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इस उंगली को फाई से घुमाऊं तो इसका परपेंडिकुलर भी तो फाई से घूम जाएगा। इसका मतलब है इसका एंगल इस वर्टिकल के साथ कितना है, फाई है। बस अब कुछ नहीं करना। अब इसको दो बार आप रिजॉल्व कर सकते हो, यहां पर दो कंपोनेंट में, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, db cos फाई db sin फाई। यहां पर इसके जस्ट अपोजिट एक कंपोनेंट और मिलेगा, उसके कारण जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी, यहां पर आ जाएगा db cos फाई, यहां आ जाएगा db sin फाई। ऐसे यहां पर अगर एक एलिमेंट है तो उसके अपोजिट में यहां पर एक एलिमेंट है, हर एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट मिलेगा। तो जो हमारे पास db है वो रिजॉल्व हो रहा है दो कंपोनेंट में, db cos फाई। db cos फाई की अगर अपन बात करें तो ये जो है, ये अपने पास सबका db cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो db cos फाई का रिजल्टेंट आएगा 0। मतलब कुछ ऐसा हो गया, सबके db cos फाई, इसके इधर ऊपर वाले के लिए नीचे, इधर वाले के लिए इधर, हर जगह db cos फाई मिल रहा है। तो और सबके db sin फाई ऐड हो रहे हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, db sin फाई का इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यार db तो अलग अलग डायरेक्शन में है, मगर db sin फाई सबके एक ही डायरेक्शन में है। cos फाई कैंसिल हो गए, मगर db sin फाई सबके एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए वो ऐड हो जाएंगे और वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब उठाओ इस db की वैल्यू और यहां पर रख दो, और ये थीटा है अपने पास 90 डिग्री, कहानी हो जाएगी खत्म। जैसे ही अपन रखेंगे तो कहानी कुछ ऐसी मिलेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई dB की वैल्यू IDL sin 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या हो गया बाबा जी, अचानक से कुछ भी लिख देते हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करा अपन ने। यहां पर ये क्या है, dB sin फाई ना। तो अगर इस ट्राइंगल को तुम देखो, ये दिख रहा है क्या ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अगर तुम देखो तो इस ट्राइंगल में आपके पास साइन फाई चाहिए ना, परपेंडिकुलर कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर। तो साइन फाई की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ये लीजिए कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। सो यहां पर ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई बाहर, आर बाहर, आर इंटू आर स्क्वायर यानी आर क्यूब। अरे भाई ये देखो गौर से, ये इस पर यहां पर जितनी डिस्टेंस है इसकी भी उतनी डिस्टेंस है। आइसक्रीम का कोन खाया है कि नहीं खाया, चना चोर गरम खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो ये कोन ही तो है, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट से वो डिस्टेंस r सेम रहने वाली है। इसका मतलब है ये स्मॉल r भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बाहर पटक दो, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता है, dl का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई r। सो b हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब इंटू 2 पाई r। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कहानी खत्म हो गई। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। मगर हमारी किताबों में तो भयंकर के फॉर्मूले लिखे होते हैं, वो भी लिख देते हैं यार। यहां पे स्मॉल r की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अभी दिखाया था पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं देखा तो फिर से देख लो। ये कैपिटल आर, ये ए, तो ये आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ही आया ये आर की वैल्यू आ गई, यहां रख दो, इसकी पावर क्या है 3, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, कहानी हो गई आपकी खत्म। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो एन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। दो डेरिवेशन, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, और दिमाग में भी बैठ गए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे, और अब अपन बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगी हमको, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको उससे आप प्रूफ देख लिए। अदरवाइज हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, और इसके एप्लीकेशंस एज अ वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो या सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर दे रहा हूं, बट हमारे एग्जाम में ये साफ लिखा हुआ है कि सिलेबस के अंदर कि ये क्वालिटेटिव असेसमेंट हमको करना है, यहां पर क्वांटिटेटिव
नहीं करना है, मतलब कि हम निकाल तो रहे हैं, मैथमेटिकली ड्राइव भी कर रहे हैं, पर चांसेस इसके बहुत कम हैं एज पर दी सिलेबस। मगर ये सीबीएसई की माया है भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए ऑन द सेफर साइड 10 मिनट के अंदर अगर चीजें खत्म हो रही हैं तो कर लो, कोई बुराई नहीं है उनमें। अब आ जाते हैं अपन एम्पियर सर्किटल लॉ पर। एम्पियर सर्किटल लॉ अपन से ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। जो मैंने अभी बोला है वही वर्ड्स हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग थ्रू दैट लूप। मतलब कि यहां पर अगर मान लेता हूं कि ये वायर है, ठीक, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी थी, ये एक मेरे पास क्लोज सरफेस है, तो इस सरफेस को थ्रेड करते हुए कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। इसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अगर यहां पर I2 होता तो यहां I2 लिख देता, अगर यहां पर I1 प्लस I2 होता तो यहां पर I1 प्लस I2 आ जाता। I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है, दो जा रहे हैं तो दो लिख देंगे। मतलब कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उस केस में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। मतलब कि उसमें से जो करंट जा रहा है उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा। बस इतना दिमाग में रखना है। एक दो बार मैंने स्टेटमेंट बोल दिया है, तुम थोड़ा सा इसको देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और जब इसका एप्लीकेशन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण किसी डिस्टेंस r पर। अब ये r डिस्टेंस है, इस r डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वायर के कारण। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो वो तो बोलता है लाइन इंटीग्रल। अब भैया उसके लिए क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी ना तुमको, तो यहां से पास होते हुए मैंने बना ली एक रिंग। अब आप कहोगे बाबा जी रिंग की जगह कुछ और ले लेते, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं, मगर आसानी किससे पड़ेगी? अगर रेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो डीएल निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा कि नहीं होगा? होगा, आसान होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर डिस्टेंस सेम है हर डायरेक्शन में तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हर जगह पर सेम है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। सो अब अगर अपन लोग देखें इस वायर के कारण अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैंने आपको यह बता दिया कि मैंने यहां पर सर्कुलर ही क्यों ली लूप। दूसरी चीज मैंने क्यों ली सर्कुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे टाइम पर कांस्टेंट रहे और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पूरे टाइम कांस्टेंट बनी रहे। अब आ जाओ अपन एम्पियर सर्किटल लॉ पर, ACL इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। अब यहां पर अगर आप देखो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, क्योंकि यही तो है अपनी वो क्लोज लूप। तो अगर यहां पर DL लें तो DL की डायरेक्शन आ गई अपने पास ये अंदर की तरफ, और यहां पर अगर मैं थंब को कर दूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अब एग्जाम में ये B और DL की डायरेक्शन बनाना जरूरी है अगर ये पेपर में आता है तो। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये डायरेक्शन आपने मेंशन नहीं करी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, डायग्राम के जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से। अब B डॉट DL, B DL कॉस क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इन दोनों पैरेलल है B और DL, इसीलिए ये हो गया cos 0। और इस पूरी सरफेस में से कितना करंट इसको कट करता हुआ निकल रहा है? जी हां भाई साहब, I करंट निकल रहा है। सो आंसर हो गया B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, क्योंकि करंट I था, B कांस्टेंट है पूरे टाइम क्योंकि डिस्टेंस सेम है हर तरफ, तो B हो जाएगा बाहर, बचेगा DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL करेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई r सरकमफेरेंस, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। B निकालेंगे 2 पाई r चला जाएगा नीचे, सो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r, यानी कि और थोड़ा अरेंज करके लिख दो म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I बाय r। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस r। दैट्स इट। अगर ये पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया, एक लूप ली और कहानी खत्म। आ जाओ भैया, सोलेनॉइड बहुत चर्चा में रहता है यार, मतलब पता नहीं क्या है, जब भी मैंने पढ़ाया बाबा जी वो सोलेनॉइड वाली बात बताओ यार, बाबा जी वो एम्पियर सर्किटल लॉ बताओ। अरे यार कुछ नहीं है, खत्म हो गया। देखो ये आपके पास मान लीजिए एक सॉफ्ट आयरन का बार है, इसके ऊपर आपने एक वायर को रैप करके रखा हुआ है तो वो बन गया आपका सोलेनॉइड। अगर ये सॉफ्ट आयरन का बार नहीं होता, अगर ये एयर होती तो एयर कोल्ड सोलेनॉइड कहलाता है, और अगर ये सॉफ्ट आयरन है तो इसको अपन बोलते हैं भैया ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर अपन ने बाउंड करके रखा हुआ है, दैट्स इट, कोई मटेरियल है यहां पर। अब ये जो है यहां से करंट जा रहा है I, बिल्कुल ठीक है, करंट I जा रहा है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N।
इस सोलेनॉइड की लेंथ जो है आपके पास वो है x, बड़ी है, काफी बड़ी है बट x है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, यानी n अपॉन x। ये भी क्लियर हो गया, मतलब स्मॉल n आपको क्लियर है, कैपिटल N आपको क्लियर है, x आपको क्लियर है। अब कौन है यहां पर जो आपको निकाल कर लाएगा, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वायर के केस में तो सर्कल समझ में आ गया था बाबा जी, अब क्या करें हम। तो यार देखो ऐसा है, सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो अगर अपन को इसके एक्सिस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमने यहां पर एक लूप एज्यूम कर ली, यहां पर PQRS P, ये हमारे पास एक लूप बन गई। ये हम कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं। अब यहां पर एक्चुअली P से Q तक स्ट्रेट है, फिर Q से R तक स्ट्रेट है, फिर R से लेके S तक स्ट्रेट है, फिर S से लेके P तक स्ट्रेट है। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन B डॉट dl जो है वो एक्चुअली में 4 पार्ट्स में होगा। क्यों, क्योंकि dl जो है वो अकेला एक, अब जैसे पहले तो क्या था, एक सर्कल था तो dl 2πr आ गया था। अब यहां पर क्या है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है हमारे पास, तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि हर एक के साथ एंगल भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए अब मैंने ब्रेक कर दिया, स्क्वायर था, कितने पार्ट में ब्रेक हुआ, 4 पार्ट में ब्रेक हुआ। इंटीग्रेशन P से Q B डॉट dl, Q से R B डॉट dl, R से S B डॉट dl, S से P B डॉट dl, P से Q, Q से R, R से S, S से P, बस खत्म। अब देखो गौर से, अभी मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अगर यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ज्ञानी, और ये तुम्हारे पास QR इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है ये चीज हो चुकी है 0, क्योंकि थीटा 0 90 डिग्री था। अगर हम इस पर दूसरे वाले पार्ट को देखें, ये जो बाहर भाई साहब है, अरे इस लाइन को तो कुछ थ्रेड ही नहीं हो रहा, इस यहां से तो कोई, ये तो बाहर है सोलेनॉइड के, कहां करंट की बातें कर रहे हो। तो यहां पर इससे कोई करंट थ्रेड नहीं कर रहा, कुछ भी पास नहीं हो रहा, इसलिए ये पार्ट भी खत्म 0। अगर इस पार्ट को देखें अपन S से P तक, तो ये अपने पास लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया 0। अगर आपके पास सिर्फ बचा है कोई पार्ट, तो वो बचा है इंटीग्रेशन B डॉट dl P टू Q, क्योंकि यहां पर जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम है दोस्तों, तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। सो आपके पास B डॉट dl की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन B dl cos 0। और इससे कितना करंट थ्रेड कर रहा है, तो देखो भाई यहां पर ये जो I करंट है, एक लूप में I करंट, इस लूप में भी I करंट, इस लूप में भी I करंट, इस लूप में भी I करंट, हर लूप से I करंट जा रहा है। तो यहां से P से लेके Q तक कितना करंट इसको थ्रेड करेगा, तो भैया इसकी लेंथ कितनी है n। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालो सबसे पहले, इस एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं n, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू L। एक टर्न में कितना करंट है I, तो n इंटू L में कितना करंट होगा, n L I। फिर से सुन लो अच्छे से, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है n, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू L। एक टर्न से कितना करंट है I, तो भैया n इंटू L टर्न से कितना करंट होगा, NL I। तो ये आ गया आपके पास करंट थ्रेडिंग। सो इंटीग्रेशन B dl cos 0 सिर्फ P से Q इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ NIL। और ये जैसे ही आया, B कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अगर DL की बात करें तो ये DL 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 P से Q तक ये पूरी लेंथ आ जाएगी L। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ DL हो गया L, L से L हो गया कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। और अगर मटेरियल आ जाएगा तो म्यू नॉट के साथ उसका दोस्त आ जाएगा म्यू आर। सो म्यू नॉट NI, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और यहां पर खत्म हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसका बेसब्री के साथ था तुम सबको इंतजार। शेर होते हैं ना, शेर, उनकी एक टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में कोई और एंटर करता है ना, कोई दूसरा शेर भी एंटर करता है तो वो लड़ने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। वैसे यहां पर क्या हुआ, ये जोन था एक मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक चार्ज पार्टिकल आया तो उस पर फोर्स लगा, क्यों, पहला तो क्वेश्चन ये था। तो भैया फोर्स इसलिए लगा क्योंकि जब कोई चार्ज मोशन में आता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी। तो अगर उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक शेर, दूसरा ये आया हीरो, यहां से ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है और
ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगी तो भैया इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट हो जाने की वजह से ही अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। कहानी में 2-3 ट्विस्ट है। ऊपर ही क्यों डिविएट हुआ, डायरेक्शन अपन बात करेंगे, अभी 1 मिनट के बाद ही डायरेक्शन पर बात करूंगा, मगर पहले मैं बात करना चाहता हूं कि फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा यार। अगर फोर्स की बात करें तो यार देखो, हमने जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पुराने वीडियोस में निकाल लिए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलों में हम एक चीज जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और करंट क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन। तो भाई इसीलिए अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करेगा, ताकतवर शेयर है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। लड़ाई थोड़ी भयंकर वाली होने वाली है। तो ये हो गया। अगर ज्यादा वेलोसिटी से आया भैया, I इज इक्वल टू Q/T। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब अल्टीमेटली करंट की वैल्यू ही बढ़ रही है। और अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी इस चार्ज के कारण तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी और एंटर करेंगे, भाई दो स्ट्रॉन्ग चीजें जब आपस में लड़ेंगी तो यार फोर्स तो ताकतवर हो गई ना। इसीलिए वेलोसिटी ज्यादा तो भी फोर्स ज्यादा। अब अगर अपन लोग देखें जो थर्ड केस है, अभी तक तो आप बात कर रहे हो चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज का मैग्नीट्यूड, भाई जिस रीजन में वो एंटर कर रहा है उसकी खुद वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बैठी हुई है यार। तो वो अगर पावरफुल हुई तो वो पावरफुल हुआ जिसके एरिया में आप घुस रहे हो, तो भाई बहुत जम के पड़ने वाली है, मतलब कि फोर्स ज्यादा होगा। सो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देन फोर्स इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर अपने पास 3 चीजें हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा QVB। यहां पर जो हमने डायरेक्शन ली है, ये जो चार्ज पार्टिकल था ये एंटर हो रहा है फील्ड से नॉर्मल, फील्ड क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, और ये नॉर्मली एंटर कर रहा है। किसी एंगल पर एंटर करेगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होगा, बट फिलहाल यहां देखें QVB। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहां पर आ गया एक कांस्टेंट। SI सिस्टम में ये कांस्टेंट होता है 1, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया QVB, और अगर किसी एंगल पर एंटर करता तो फॉर्मूला हो जाता QVB sin थीटा। बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, हमें ज्यादा सोचने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगर 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, मतलब कि ये जो फील्ड है इस फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो QVB, और अगर इस फील्ड के साथ किसी एंगल पर एंटर करेगा उस केस में वो आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास QVB sin थीटा। सो फोर्स अपने पास निकल के आ गया। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं डायरेक्शन पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं है दोस्तों तो वो है डायरेक्शन निकालने में। भैया एक चीज ध्यान रखो, कोई बोले ना ऐसे कि गुस्से में ना एक उल्टे हाथ का पड़ेगा, उल्टे हाथ का पड़ेगा मतलब लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब है उन्होंने बोला होगा ऐसे पड़ता होगा, मतलब उल्टा हाथ ऐसा भी होता है, तो अपन ऐसे की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में फोर्स ज्यादा होता होगा, जब तो लोगों ने ये डायलॉग बना दिया। तो यहां पर अपन ने कहा कि अगर भैया फोर्स निकालना है तो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करिए, और लेफ्ट हैंड का यूज करिए मतलब कि यहां पर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से, 4 फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करिए कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में ये है फादर, मदर, चाइल्ड। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड इज करंट। अगर ये फोर्स बताएगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन को बताए तो। मगर अब यार इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, बाबा जी ये लिखने आएगा नहीं आएगा लिखने, मगर ये हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी मैंने तुमको डायरेक्शन बताई नहीं थी, मैंने कहा था ऊपर चला गया वो। अब क्यों और कैसे निकालेंगे अपन डायरेक्शन, तो इसमें अपनी महारत ही है। सुनो, घर में सेट किसको करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, मां को। अगर मम्मी सेट हो गई तो पापा को तो मना ही लेंगी किसी ना किसी तरह से, अपनी काम हो जाते हैं। तो उसी तरह से अपन को तीनों फिंगर्स को एक साथ ओपन नहीं करना है। सबसे पहले 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है जैसे यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लिया अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर जो कि करंट की डायरेक्शन बताएगी उसको ऐसे ओपन करिए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है या करंट की डायरेक्शन है, तो ये करंट की डायरेक्शन है क्योंकि चार्ज इधर जा रहा है पॉजिटिव। तो ये थंब अपने आप ओपन हुआ ऊपर की तरफ, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये इस पर ऐसे फोर्स इसकी मोशन के परपेंडिकुलर लगता जाएगा और ये बैंड होता चला जाएगा, ये बैंड होता चला जाएगा। सो यहां पर हुआ क्या कहानी में एंट्री। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड, आपने हाथ ऐसे रखा
तो अब आप ओपन करोगे तो कहोगे बाबा जी इधर जा रहा है, नहीं भाई इधर नहीं जाएगा, आप इसको हाथ को ऐसे घुमा दो इधर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो यही है ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल सकती, और थंब ऊपर आ जाएगा। अब एक मैडम ने क्या करा, मतलब यूट्यूबर ने, उन्होंने ऐसे कर दिया, कहते ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर दोगे तो भी लॉ यही है, ऐसे कर दो। अब ये मतलब आई डोंट नो, क्या बहुत ही गलत सिंबल हो गया होगा, जो भी हुआ हो, मगर ये ऐसा नहीं होता भाई, जो होता है वो वही होता है ना। मतलब लॉ को आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों से, ऐसे मास्टरों से प्लीज बच के रहो, नहीं तो ये जिंदगी का वही करवा देंगी जो वो सिंबल बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पर अब अपन आ जाएं तो ये अपने पास एफ हो गया QVB। यहां पर अपन ने डायरेक्शन भी निकाल दी, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट और पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज फोर्स। अब सुनो मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो भैया तुम तो पॉजिटिव के लिए निकालो, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो जो तुम्हारा थंब बोल रहा हो ना उसका उल्टा कर देना, बस और कुछ मत करना, ठीक है। अब यहां पर अपन देखें तो रेडियस, अब ये क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है, आप घूमते जाओ परपेंडिकुलर, ये क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स है, तो फोर्स तो हमेशा करंट से परपेंडिकुलर ही आने वाला है। तो भैया अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ऐसा सर्कुलर आर्क में निकलने वाला है। अब ये सर्कुलर आर्क में अगर निकलने वाला है तो ये एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, जो छोटे सर्कल का पार्ट है, अगर ऐसा है तो वो उसकी रेडियस तो होगी कुछ ना कुछ। और अगर कोई चीज आर्क में घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो 101% वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बातें होंगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की बातें होंगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/r। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये भिखारी टाइप का फोर्स है, ये कहता है मेरे को तो तुमको जरूरत है मेरी, घूमना है तो, मगर मैं खुद कुछ नहीं हूं, जो सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर जो सेंटर की तरफ लग रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर वाला अंदर की तरफ QVB, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये जो QVB फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसीलिए जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और R चला जाएगा उधर, फॉर्मूला आ जाएगा mv/QB। सो रेडियस इज बेसिकली mv/QB, रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू mv/QB। और इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये तुम्हारा पुराना पाप है जो फॉर्मूला है, और उसमें ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, और ये पार्टिकल का मास है। आ गया आपके पास रेडियस का फॉर्मूला। अब क्या मांगा है आपसे भैया, इसका क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपन को, और क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजों की डिमांड होगी। अब तुम रेडियस का फॉर्मूला तो निकाल चुके हो mv/QB, मगर यहां पर अब मोमेंटम के टर्म्स में क्या होगा, तो मोमेंटम के टर्म्स में मास इंटू वेलोसिटी को आप लिख सकते हो मोमेंटम। सो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी जगह पर आप लिख दो P, तो ये हो जाएगा P/QB। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मोमेंटम को रिप्लेस करना है आपको, अगर रिप्लेस करना है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², दोनों तरफ m का क्या कर दो मल्टीप्लाई। मैं ये जो बता रहा हूं तुमको, ये डेरिवेशन नहीं करना है तुम्हें, याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, बट नहीं पता है तो बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², 2 को उधर ले जाओ, m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m² v², 2 भी चला गया उधर, m इधर भी आ गया था, इधर भी आ गया था, ये mv का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं p, तो p² इज इक्वल टू 2mk, तो p इज इक्वल टू √2mk। तो ये आ गया आपके पास लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो ये मोमेंटम की वैल्यू यहां पर रख दो, √2mk/QB, ये आपके पास निकल के आ जाएगी रेडियस। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में मिले। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह पढ़ा है कि अगर चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो भागेगा, वर्क डन कितना QV, और अगर भागेगा तो भैया अगर आपने उसको एक्सेलरेट किया V पोटेंशियल से तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी QV। सो R आ जाएगा √2mQV/QB। मैंने सिर्फ यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर QV लिखा है, और ये ऊपर है √Q और नीचे है Q, अगर कैंसिल करें तो नीचे आ जाएगा √Q, तो ये 1/B हो गया बाहर, √Q से √Q कैंसिल, 2mv/√Q, ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला। तो मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, सारे टर्म्स में बता दिया है। ध्यान से, हर एक का अपना अपना यूज है। और अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख
देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें तो अब मैं तुमको 3 पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, मैं और भी पार्टिकल्स ले सकता था। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल जिसका मास होता है 4, चार्ज होता है 2, प्रोटॉन या हाइड्रोजन बोला जाए, मास 1, चार्ज भी 1, न्यूट्रॉन जिसका मास हो गया 2, चार्ज हो गया 1। तो ये मैंने तुम्हें मास और चार्ज बता दिया। अब ये सब एंटर कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में विद सेम वेलोसिटी। अल्फा, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम ये तीनों एंटर कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी अगर हो गई सेम और मैग्नेटिक फील्ड भी है सेम जो आपने लगा के रखी हुई है, तो यार ये जो अपनी रेडियस है r इज इक्वल टू एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल हो गई। अल्फा पार्टिकल के लिए ये क्या हो जाएगा, मास 4, चार्ज 2, मतलब 4/2 के प्रोपोर्शनल। अगर अपन बात करें प्रोटॉन की तो मास 1, चार्ज भी 1 के प्रोपोर्शनल। अगर अपन देखें यहां पर ड्यूटेरियम तो मास 2, चार्ज 1, सो ये 2 के प्रोपोर्शनल। सो अल्टीमेटली अल्फा इज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 2, और जिसकी रेडियस जितनी बड़ी उतना कम डिविएट होगा, क्योंकि बड़ी रेडियस मतलब बड़ा सर्कल मतलब कम डिविएट होना। तो यहां पर अगर मैं इनका तीनों का रेशियो निकालूं तो r अल्फा इज टू r प्रोटॉन इज टू r ड्यूटेरियम 2:1:2 ये आ जाएगा अपने पास। जिसकी वैल्यू ज्यादा, रेडियस ज्यादा, वो कम डिविएट होगा। सो अगर यहां पर देखो ये आ रहे तीनों अपने यहां पर एंट्री करी, सबसे ज्यादा रेडियस किसकी, ड्यूटेरियम की और अल्फा की 2, तो ये सबसे कम डिविएट होंगे, ये निकल गए। अब फोर्स क्यों ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स आएगा ऊपर। प्रोटॉन की जो रेडियस है वो 1 के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनके कंपैरिजन में कम है, मतलब जल्दी डिविएट हो जाएगा। तो पहले ही यहां पर डिविएट करके दिखा देना। सो दिस इज प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो नीचे चला जाता। क्यों जाता नीचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता अगर यहीं से आता तो। ठीक, ये हो गई एक कहानी। अब अपन आते हैं व्हेन एंटर्स विद सेम मोमेंटम। अगर सेम मोमेंटम के साथ अल्फा, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम इंटर करते हैं तो क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास p/qb। अगर रेडियस हो गई अपने पास p/qb तो मोमेंटम सबका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एंटर कर रहे हैं वो भी सेम है, यानी कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q। सो अल्फा के लिए r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2, प्रोटॉन के लिए r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, ड्यूटेरियम के लिए r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्योंकि चार्ज उसका होता है 1। यानी अल्टीमेटली सबसे छोटी रेडियस किसकी है, अल्फा की। यहां पर अगर मैं लिखूं r अल्फा इज टू r प्रोटॉन इज टू r ड्यूटेरियम, आपके पेपर में कोई भी दो आ सकते हैं, इसीलिए सारी चीजें सिखा के जा रहा हूं यहां पे। ये आ जाएगा 1/2:1:1। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल, 1:2:2। किसकी रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी है और सेम है, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम। और ये जो अल्फा है ये अल्फा 1, मतलब कि 1 के प्रोपोर्शनल है, मतलब छोटी रेडियस है। तो यहां से जब ये एंटर करेंगे तो सबसे छोटी रेडियस किसकी निकली, अल्फा की सबसे पहले डिविएट होगा। उससे बड़ी रेडियस किसकी है, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम दोनों की सेम है, 1 के प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों भाई साहब कम डिविएट होंगे और फोर्स तो ऊपर ही लग रहा था। फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन होता तो नीचे की तरफ मुड़ जाता। अब कहानी में फिर से ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट क्या आया, वो आया कि अगर ये सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर हुए तो क्या होने वाला है बाबा जी। तो देखो भाई क्या होने वाला है, आप क्या बोलोगे, r इज इक्वल टू √2mk/qb। क्यों ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी देने का बोला है। सो k सेम हो गया, 2 सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गई, मतलब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m/q। अल्फा के लिए मास होता है 4, तो √4 चार्ज हो गया 2, √4 होता है 2 से 2 कैंसिल, r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अल्फा के लिए। अगर प्रोटॉन के लिए बात करें तो मास भी 1 और चार्ज भी 1 के प्रोपोर्शनल। अगर अपन बात करें ड्यूटेरियम के लिए तो भैया वहां पर मास है 2 और चार्ज है 1, तो √2:1। सबसे बड़ी रेडियस ड्यूटेरियम की है √2 के प्रोपोर्शनल, बाकी दोनों 1 के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम डिविएट होगा ड्यूटेरियम और उससे ज्यादा डिविएट हो जाएंगे अल्फा और प्रोटॉन। और अगर फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन होता तो नीचे डिविएट होता, वो डिपेंड करता उसकी रेडियस के ऊपर। और यहां पर अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, r अल्फा इज टू r प्रोटॉन इज टू r ड्यूटेरियम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:1, ये 1:1:√2। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई। अब कहानी में एक ट्विस्ट, ये तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन है, ये 3 नहीं है स्लाइड है, ये क्वेश्चंस है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो मैंने इनडायरेक्टली इस बार की प्लेज में आपको साथ में मेरे करवा लिए, बोला नहीं मगर हो सब गया। यहां देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा, किसी एंगल पे एंटर कर रहा है। अब परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा। अब परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा, किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, तो
अब मैंने कहा था क्या कि भैया फोर्स जो लग रहा है वो किस पर लग रहा होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर ही, जब परपेंडिकुलरली एंटर करता है। तो यहां पर इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हमारे पास है तो क्या अपन रिजॉल्व कर सकते हैं थीटा वाली साइड पे कॉस और परपेंडिकुलर साइन। अगर रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों तो ये जो वेलोसिटी है ये आगे की तरफ आ चुकी है v cos थीटा, ऊपर की तरफ आ चुकी है v sin थीटा। अब अगर आप देखो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है जिस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो फोर्स किस पर लगेगा, जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और वो कौन है, वो है साइन थीटा। इसीलिए जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है v साइन थीटा के ऊपर। सो अल्टीमेटली ये ऊपर की तरफ अपने पास लगा फोर्स इस वाले कंपोनेंट पर। तो रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb, यहां पर v के साथ अब क्या आ चुका है, v साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब v नहीं है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, v साइन थीटा है। अब ये v साइन थीटा क्या करेगा, इसको घुमाएगा, घूमेगा, घूम तो रहा था, मगर ये v cos थीटा इसको आगे घुमाएगा। भाई देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो घुमाएगा, QV भी फोर्स लगेगा तो, मगर क्या हुआ कि ये v cos थीटा जो है वो v sin थीटा से कह रहा है तुम घूम तो रहे हो मगर आगे की तरफ भी तो कंपोनेंट है। तो उसने कहा ठीक है घूमते चलो और आगे बढ़ते चलो। मतलब कि कुछ ऐसी कहानी हो गई है, घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है। मतलब कैसा पाथ हो गया, ये हेलिकल पाथ हो गया। अगर मैं इसको बनाऊं तुम्हारे लिए तो ये यहां पर जो अपने पास पाथ आ रहा है इस चार्ज पार्टिकल का वो कुछ ऐसा हेलिकल पाथ के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, एक साइकिल चलने पर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है इसे अपन बोलते हैं पिच। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक साइकिल कंप्लीट करने पर। अब एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो पहले टाइम बताओ कितने टाइम, क्योंकि वेलोसिटी तो तुम्हें पता है कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड हो गई v cos थीटा, टाइम हो गया टाइम पीरियड, कितना चला आगे। तो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक साइकिल में कितना घूमते हो, 2 पाई r, और वेलोसिटी क्या है v, r की वैल्यू रख दी mv अपॉन qb, v से v हो गया कैंसिल, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m अपॉन qb। और यहां पर ये जो टाइम पीरियड है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम पीरियड को इस फॉर्मूले में रख दो, आपके पास पिच भी निकल कर आ जाएगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था बट ठीक है, समझ में आ गया तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हमारे पास जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पर रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं दोस्तों। अगर एक करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? जी हां, उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा? तो घर में क्या आता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो बिल की कुछ बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर मेरे पास एक फील्ड है, ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं कि जब मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अगर एंगल पर होगा तो केस अलग हो जाएगा, उस पर भी अपन बात करेंगे। मगर यहां पर अपन लोग क्या करने वाले हैं बात, अपन एक वायर पर फोर्स पर बातें करेंगे, 2 वायरों के फोर्स की बातें करेंगे और 1 एम्पियर के डेफिनेशन निकाल कर लाएंगे यहां से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहां पर समझो तो ये मेरे पास एक वायर है। अब अगर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यार करंट क्या है, I इज इक्वल टू dq/dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहां से अगर अपने पास चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है पहले से। जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होने वाला है भाई साहब, यहां पर फोर्स लगने वाला है। सो ये अपने पास जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, अब उस चीज को अपन समझते हैं यहां पर। तो अगर मैंने यहां पर कहा कि बहुत छोटा सा चार्ज dq है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस चला dx, कितने टाइम में चला, dt टाइम में। सो यहां पर अपने पास जो चार्ज है dq, उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं, चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो होता है qvb। मगर क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है, पिद्दू सा है, तो यहां पर फोर्स भी पिद्दू हो जाएगा, यानी dqvb। और ये v क्या है अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी जिससे वो मूव करते हैं वो उसकी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहां पर ये करंट के कारण है ना, यहां इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वी ऑल नो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की बातें अपन यहां पर करें तो मैं इस vd को लिख सकता हूं, अगर ये dx
डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dt टाइम में, तो ये हो जाएगा dx बाय dt। अब इस वेलोसिटी को उठाकर यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा dq, और vd की जगह पर आपने रख दिया dx बाय dt इंटू मैग्नेटिक फील्ड b। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया अपन ने, क्या किया, इस b को अपन ले गए आगे और यहां पर dq को शिफ्ट कर दिया। सो b तो अपना आगे लिखा गया, ये हो जाएगा dq बाय dt और ये dx। अब क्या होता है dq बाय dt, अभी बताया था, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दैट इज I करंट। सो ये हो जाएगा b इंटू I इंटू dx। और अगर अपन दोनों तरफ कर दे इंटीग्रेट, क्योंकि ये छोटा सा पिद्दू सा फोर्स है, मेन फोर्स अगर अपन को निकालना है तो यहां पर इंटीग्रेट किया तो df का इंटीग्रेशन हो जाएगा f, b और I तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे dx। अगर ऐसा छोटा सा एलिमेंट लिया था, ये कहां तक जा सकता है, तो ये पूरी लेंथ तक जा सकता है, और अगर वायर की लेंथ अपने पास l है तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा l। सो आपके पास फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, घर में जो आता है यानी बिल। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज BIL बिल। अगर यहां पर एंगल होता, वायर जो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता, तो यहां पर साइन थीटा आ जाता। 99% अपना काम बिल से हो रहा है, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज साइन थीटा साथ में आ जाएगा। ओके, अब अगर मेरे पास दो वायर्स हैं और इन वायर्स पर मुझे फोर्स निकालना है, तो पहली बात तो ये समझो कि क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या ये रिपेल करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भाई देखो, हमने ये सीखा है लाइक जो है वो रिपेल करता है, अनलाइक जो है वो अट्रैक्ट करता है। सो अगर मैं यहां पर थंब रखूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इस फिंगर्स को ओपन करूं इस पॉइंट की तरफ, तो यहां पर फील्ड मिलेगी मुझे क्रॉस की, डार्क साइड। और अगर यहां थंब करूं और इनको ओपन करूं इसकी तरफ, तो यहां पर फील्ड मुझे मिलेगी डॉट की। अब एक डॉट है एक क्रॉस है, ऑब्वियसली अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन टू वायर्स इन सेम डायरेक्शन देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये ध्यान रखना, यहां पर ये अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन की बातें तो हो गई, अगर अट्रैक्शन की बातें हो गई तो अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बिल। मगर मेरे ऊपर फोर्स मेरी फील्ड के कारण थोड़ी ना लगेगा भाई, मेरे ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो इसकी फील्ड के कारण यहां लगेगा। भाई मेरे अंदर करंट था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई फोर्स ही नहीं था, मगर इस वायर के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड थी, इसी कारण से मुझ पर यह फोर्स लगा, बिल। सो जब आपको फोर्स निकालना है सेकंड कंडक्टर पर ड्यू टू 1, तो करंट तो 2 का है, लेंथ भी 2 की है, मगर फील्ड किसकी है, 1 की है, क्योंकि खुद की फील्ड के कारण फोर्स नहीं लग रहा, बाजू वाले की फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। यार देखो ऐसा है, अपन को कभी अपने ऊपर टेंशन होती है क्या, बाजू वाले के नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो टेंशन हो जाती है। गाड़ी चला रहे होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि बाजू में एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है, अपन सुकून से चल रहे होते हैं, अचानक से कोई कट मार के तेजी से निकलता है, आज तो बताते हैं तुझे, फिर अपनी गाड़ी भी तेज हो जाती है ना, तो बाजू वाले के कारण ये इफेक्ट हो रहा है। सो यहां पर भी ये जो अपने पास एक वायर है जिस पर फोर्स लग रहा है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, खुद के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो अब ये तो हो गया फॉर्मूला अपने पास, बिल B1I2L, क्योंकि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अगर फोर्स ऑन 1 निकालते बिकॉज ऑफ 2, तो भैया फोर्स ऑन 1 निकाल रहे हैं तो करंट 1 का, लेंथ 1 की, मगर फील्ड किसकी लेंगे, 2 की लेंगे। अब वायर के कारण, अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हम ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड अपन एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल चुके हैं, μ0/4π2I/r। अगर B1 है तो μ0/4π2I1/r। जैसे ही इस B1 की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये लेंथ को अगर अपन लोग डिवाइड में ले आए तो ये हो जाएगा F21/L। B1 की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया किसका हो गया इसमें, I2 का, तो ये हो जाएगा μ0/4π2I1I2/a। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई अपने पास। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड वायर। अब अगर फर्स्ट पर निकालते तो कोई डिफरेंस नहीं है, B2 आता था, क्योंकि जब अपन फर्स्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो सेकंड की फील्ड होगी, सेकंड की फील्ड होगी तो μ0/4π2I2/a होगा। a क्यों, क्योंकि डिस्टेंस a है, यहां पर अपन को ये a डिस्टेंस दे रखी है। सो यहां पर जैसे ही आप रखोगे B2, ये B2 की वैल्यू आप यहां रख दोगे, F21/लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं अपन, यहां पर ये वैल्यू रखी μ0/4π2I2/a इंटू I1, यानी 2I1I2/a। दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, बस फोर्स लिखो बिल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दो दूसरे वाले की, दैट्स इट, कहानी खत्म। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, याद से यूनिट आएगी
न्यूटन पर मीटर। अब अगर मैं आपसे कहता कि यहां पर अगर आप देखो तो ये देखो यार, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो अट्रैक्ट कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। सो यहां पर जो अपने पास फोर्स आएंगे पर यूनिट लेंथ, वो F12 जो था वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है मगर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, यार वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हर पॉइंट पर बनेगी, तो एक काम करो, एक प्लेन बना लो। प्लेन बनाने के बाद यहां पर आपने एक वायर और ये दूसरा वायर, अब अपन इस प्लेन में दिखाएंगे वो फील्ड को। सो देखो यहां पर पहली चीज तो सर्कल तो बना ही लो, ये सर्कल बना लो, यहां पर भी सर्कल बना लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो फील्ड कैसी बन रही है, यहां से अंदर जाती हुई, यहां से बाहर आती हुई। यहां पर देखो ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से फील्ड अंदर जाएगी, यहां से बाहर आएगी। अब यहां से ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा अगर आगे अपन देखें तो। इसीलिए जब अपन थोड़ा और बड़ा सेक्शन बनाएंगे तो ये अंदर जाना चाहता है, जैसे इसके फील्ड में आएगा तो ये टिल्ट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या अगर हम लोगों को कुछ अलग मिलेगा, अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट ले लें, तो एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे जा रहा है। जी हां, अगर आपने यहां पर करंट अप है तो यहां फील्ड आएगी क्रॉस की, और यहां पर करंट डाउन है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, अंदर की तरफ है, ये भी क्रॉस ये भी क्रॉस। हो सकता था दोनों डॉट होते, अगर इसको डाउन कर देते इसको अप कर देते। तो अगर सेम हो गया तो सेम होने के कारण क्या होता है, सेम होने के कारण ये होता है कि ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। और इसीलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं भाई साहब, तो रिपल्शन। मगर फोर्स की वैल्यू आज भी वही रहेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय A। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी होती तो ये एक प्लेन बना लेते अपन। अब ये वायर हो गया एक, ये हो गया वायर 2। अब अगर आप यहां पर समझो तो देखो मैंने कहा था सर्कल तो बना ही लेना, तो यहां पर 2 सर्कल बना लिए आपने। अब यहां पर ये चीज नोट करो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां से अंदर यहां से बाहर, यहां थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां से अंदर यहां से बाहर। अब ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जब बड़े और बड़े लेवल पर बनाएंगे और पास पास आएंगे तो ये सर्कल्स अपने और बड़े होते चले जाएंगे। तो ऐसी 2-3 लाइंस बीच में दिखा दो कि यार यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। सो ये आपके पास बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आपके पास करंट जो था वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स का फॉर्मूला आज भी वही है पर यूनिट लेंथ के लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय A। अब यहां से एक डेफिनेशन पूछी जाती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो भाई देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 और जो 2 था यहां लिखा था मैंने आगे लिख दिया। अब मुझे तो 1 एम्पियर करना है। अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन चाहिए तो यार ऐसा तो है नहीं कि मैं सबको हटा दूं और बोल दूं I1, नहीं कर सकते ऐसा। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे दें, तो इनको हटाने का तरीका होता है, इनको 1 कर दो। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जो डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच की वो 1 मीटर है तो A गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ले लूं 2 × 10⁻⁻7 तो ये दोनों भाई कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं I1 I2 की वैल्यू को I ले लूं तो ये I² हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू रखूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू रखी, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया I² और नीचे था अपने पास 1, तो I² = 1 यानी I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। कब आई I की वैल्यू 1 ampere is that current which is maintained in 2 infinitely long parallel conductors of negligible cross-sectional area separated by 1 meter in vacuum causes a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton on each meter of each wire। मतलब कि यहां पर अगर हम वैक्यूम में 2 वायर्स ले लें, ये मेरे पास 2 वायर्स हो चुके हैं दोस्तों, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मेरे पास 1 मीटर है और इन दोनों में अगर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आने वाली है। और वैक्यूम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि म्यू नॉट के साथ म्यू आर को 1 ले लिया, इसीलिए हम यहां पर वैक्यूम ले रहे हैं। सो ये मेरे पास डेफिनेशन निकल कर आ गई 1 एम्पियर की, और यहां से मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम बिल्कुल एंडिंग सेरेमनी पर आ चुके हैं इस चैप्टर की, मतलब टॉर्क, गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो करेंगे अपन। मैं हूं एक कॉइल, मेरे अंदर आया करंट, मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया। कॉइल में करंट आया, कॉइल ने घूमी, क्यों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। और बीना के बारे में समझते हैं कि ये बीना क्या होता है। बीना साइन थीटा,
वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को जैसे ही मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेथ है B, और मैंने जैसे इस कॉइल को यहां पर रखा और ये घूमना स्टार्ट करने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, करंट फ्लो होगा इस कॉइल के अंदर तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा, एक मैग्नेट पहले से लगी हुई थी, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं अलग अलग पॉइंट पर तो ऑब्जेक्ट घूमना स्टार्ट कर देती है। तो उसी तरह से इस कॉइल ने भी घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात तो समझ आ गई बाबा जी। अब इसके टॉर्क का डेरिवेशन बताओ और जल्दी से खत्म कर देना। चलो ऐसा भी कर लेते हैं अपन। मैंने अब टॉप से देखना स्टार्ट किया। टॉप से देखना स्टार्ट किया मतलब जब मैं सामने से देख रहा था तो ऐसी कॉइल दिख रही थी, मगर अगर मैं यहां पर अपने कटीले नैन रख लूं और मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? सिर्फ मुझे Q और R पॉइंट दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक कॉइल है, अगर ये कॉइल है और ये Q और R वाला पॉइंट है, सामने से कॉइल दिख रही है कुछ ऐसी रखी हुई थी, मगर अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे यहां पर एक लाइन दिखाई दे रही है। बस ये Q वाला पॉइंट हो गया, ये R वाला पॉइंट हो गया, कुछ ऐसी कॉइल रखी हुई है ये, क्योंकि टिल्टेड रखी हुई थी। तो बस अब मुझे क्या दिखेगा? मुझे यहां पर ये Q और R वाला पॉइंट दिखेगा जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये अपने पास आ गया कुछ ऐसी कॉइल। अब अगर मैं यहां पर कहूं आपसे कि फोर्स कैसा लग रहा है, तो यार ये देखो जरा, यहां पर अगर करंट ऊपर जा रहा है, सबसे पहले फोर्स किससे? वही लपाड़ा तेज पड़ने वाला है उल्टे हाथ से। तो भाई लेफ्ट हैंड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर तो फोर्स लगेगा अंदर। मम्मी को फिक्स किया, मदर, ऊपर की तरफ क्या जा रहा है अपने पास? करंट, फोर्स आएगा अंदर की तरफ, तो इस वाले पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। और अगर इसको देखें तो यहां पर यह फील्ड है, ये अपने पास करंट है, तो थंब बाहर की तरफ, मतलब इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। जी हां भाई साहब, एक दोस्त ने पीछे खींचा, एक दोस्त ने आगे खींचा, मैं ना पीछे गया ना आगे गया, मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया। बस यहां पर ये कॉइल घूमने लगेगी। अब यहां पर अपन ने इतना तो समझ लिया कि इस वाले साइड पर फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ, इस वाले पर लग रहा था आगे की तरफ। फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स अपन को पता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर की लेंथ L हो तो बिल फोर्स लगता है। घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसकी तरह बिल फोर्स हो गया। सो अब यहां पर इन दोनों पर, ये तो अपने पास कॉइल हो गई, ये एक फोर्स हो गया, एक फोर्स ये हो गया। मुझे निकालना था टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो हमने कहा ठीक है बाबा जी, ओके, ये तो समझ में आ गया कि यार एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि यार ये ऐसा इस लाइन के अलोंग जा रहा है, ये इस लाइन के अलोंग जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन दो है तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? यही होगी। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको बोल दिया T। अब अगर अपन देखें तो ये बन गया अपने पास एक ट्राइंगल। अब जब ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो इस ट्राइंगल में ये एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो एंगल ढूंढने के लिए सुनो मेरी बात, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसी कुछ है, मगर हम लोग जो एंगल लेते हैं वो एंगल कॉइल के प्लेन के साथ नहीं लेते हैं। तुम यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम क्या करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के बीच में ये एंगल ले लेते हो थीटा, और फिर परेशान हो रहे होते हो कि साइन थीटा कहां से आएगा। नहीं भाई, हमको जो एंगल लेना है ना वो एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है। तो अब तुम खुद सोचो ठंडे दिमाग से कि अगर ये एरिया वेक्टर क्या होता है, बताया ना बहुत बार कि अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर होता है इसके परपेंडिकुलर। तो ये अगर मेरे पास कॉइल है तो ये आ गया इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, फिर से देख लो, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ये थीटा हो गया। अब ये 90 है क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस से 90, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो बचा कितना? ये थीटा। दैट्स इट, कहानी खत्म। बस इसी की पूरी जुगाड़ थी और इस टॉप व्यू का ही समझना था, इसके अलावा कुछ नहीं समझना दोस्तों। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्स आ चुका है बिल, और जो डिस्टेंस अपन को चाहिए परपेंडिकुलर वो ये है Q से लेके T तक की ये डिस्टेंस, QT। समझ रहे हो ना? मतलब समझ रहे हो ना? वही।
तो अगर अपन यहां पर देखें तो ये अपने पास आ जाएगा QT, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस ट्राइंगल में। तो अगर ये ट्राइंगल है, एंगल्स के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर QT और हाइपोटेन्यूज हो गया QR, तो ये हो जाएगा QT अपॉन QR इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आप देखो तो QR की वैल्यू है ब्रेथ, जो अपने पास विड्थ थी उस सेक्शन में। तो ये अपन देखें QR की वैल्यू B रख दी, QT इज इक्वल टू ये आ गया B साइन थीटा। सो आपके पास जो टॉर्क निकल कर आ गया वो आ गया, फोर्स की वैल्यू रख दी यहां पर बिल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दी B साइन थीटा। सो ये हो गया BIL B साइन थीटा, ये ध्यान रखना। अब देखो ये आ गया BIL B साइन थीटा। अब मैंने L इंटू B को एक साथ क्यों लिखा? इसीलिए लिखा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल के लिए, किसी भी कॉइल के लिए, एरिया उसका। सो ये हो जाएगा BIA साइन थीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो अपन क्या लिखते हैं, n का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा NBIA साइन थीटा। हम इसको ऐसे याद नहीं रखते, हम इसको याद रखते हैं बीना साइन थीटा। बीना एक स्टेशन, एक जंक्शन का नाम है जब भोपाल से दिल्ली जाते हैं तो याद हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, बीना साइन थीटा। और टॉर्क किस पर लग रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर लग रहा है। और दोस्तों यही गैल्वेनोमीटर में होने वाला है। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो गैल्वेनोमीटर जहां से डैम श्योर क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? या तो देखो एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को सेंस करता है कि किसी जगह करंट है कि नहीं। मतलब अपन सर्किट के अंदर ऐसे हाथ लगाए जिंगल वाला हो जाए अपनी लाइफ, ऐसे सेंस नहीं करना अपन को। एक डिवाइस लगाओ, दो वायर लगाओ, अगर डिफ्लेक्शन आए तो भैया करंट है। तो उसका काम कौन करके देगा? उसका काम करके देगा अपन को गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ऊपर से हमको ये एक चीज और बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपको प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है और ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होने वाला है। ये सिंपल सी लाइन भी मैंने मेंशन कर दी। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टॉर्क के बारे में बात की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि जब करंट किसी कॉइल में से फ्लो होता है तो उसमें टॉर्क एक्ट करता है। अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कॉइल को रखें तो यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास कॉइल है ना, कॉइल, ये बिल्कुल कॉइल है। बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं इसके अंदर, ऐसे 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 बहुत सारे टर्न्स हैं। अब ये कॉइल है, इस कॉइल को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ने बना दिया कि यहां से करंट आएगा, यहां से एक स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ सिस्टम है अपने पास और यहां से होता हुआ यहां चला जाएगा। जरूरी नहीं है स्प्रिंग लगाई जाए, सिंपल एक धागे से भी लटकाया जा सकता है इसको, और होता है वैसा। गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो तरह का होता है अपने पास। एक होता है जिसमें कॉइल मूव करती है जैसे कि ये है, और एक होता है जिसमें मैग्नेट मूव करती है, कॉइल मूव नहीं करती। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, इसलिए अपन उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्योंकि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और ये मेरे सिलेबस में है। अगर मैंने इस तरह का स्प्रिंग सिस्टम ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाया है तो उसको बोलते हैं अपन लोग पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। और सिर्फ ऊपर स्प्रिंग लगाई होती है और नीचे सिंपल एक वायर लगा होता तो उसको अपन कहते हैं सस्पेंडेड टाइप। अब मैं जानबूझकर वो सब स्लाइड में लिखकर आपके लिए स्पेस घेरना नहीं चाह रहा था, सिर्फ बता दिया मैंने आपको मिनट के अंदर, तो काम हो गया अपना। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है, कैसे ये डिटेक्ट करेगा करंट को? तो मैंने आपसे क्या कहा, वही एक कपड़े को निचोड़ने की कहानी सुनाई ना, बस। अब सबसे पहली चीज तो जैसे ही यहां से करंट आएगा, यहां पर इस कॉइल के अंदर जाएगा तो इसमें टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क लगेगा तो यहां से एक पॉइंटर कनेक्टेड रहता है, ये हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर कनेक्टेड रहता है स्केल से, जो अपन लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो कभी कभी करे थे उसमें देखा था, है ना। सो ये अपने पास जैसे ही कॉइल घूमेगी तो ये पॉइंटर भी मूव करता है दोनों डायरेक्शन में। सो इस तरह से अपन लोग डिटेक्ट करते हैं। अब यहां पर होगा क्या, जब आपने यहां से सिंपली करंट इसके अंदर फ्लो कराया तो फ्लो कराने पे टॉर्क आएगा बिना साइन थीटा, बताया था मैंने। यहां पर साइन थीटा हमारा, थीटा जैसे जैसे कॉइल घूमेगी थीटा बदलेगा तो हमारा टॉर्क भी बदलेगा। हम नहीं चाहते वेरिएबल टॉर्क को, तो इसीलिए हमने यहां पर जो मैग्नेट ली है, ये मैग्नेट का जो शेप है ये कॉनकेव शेप है। कैसा शेप है ये? कॉनकेव शेप है। कॉनकेव शेप होने की वजह से होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, यहां से ऐसी, यहां से ऐसी, यहां से सीधी। सो ये सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी मगर
इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो होगा क्या, पूरे टाइम किसी ना किसी फील्ड लाइन के साथ जो एरिया वेक्टर है ना कॉइल का, वो 90 डिग्री बनाता रहेगा। तो मेरा टॉर्क मैक्सिमम लगेगा विच इज इक्वल टू बीना साइन थीटा में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों रखते हैं, ताकि टॉर्क मैक्सिमम रहे और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बीना, BINA, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया। ठीक है, ओके। एक बात ये भी समझ में आ गई बाबा जी, आपने ये बोला। इसके अलावा यहां पर बीच में एल्यूमिनियम का एक बार रखा रहता है। वो क्यों रखा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज है, इनर्शिया की बात करें तो कोई चीज अगर मूव कर रही है, इधर जा रही है, तो भाई वो रुकेगी थोड़ी ना अपनी मीन पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। दूसरी साइड चला जाएगा, यहां से आएगी तो दूसरी साइड चली जाएगी, मतलब पॉइंटर ऐसे 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 होता रहेगा। अब हमको इसको रोकना है, डेड बीट बनाना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां एल्यूमिनियम रख देते हैं। हम लोगों ने EMI पढ़ लिया है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम इसीलिए रखा जाता है यहां पर ताकि इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो और वो इसके मोशन का, इसके ऑसिलेशन को रोक दे और ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाए। तो ये मैंने तुम्हें इसकी कहानी सुना दी कि ऐसा क्यों किया, एल्यूमिनियम क्यों रखा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखी, और इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये है पिवटेड टाइप, क्योंकि दोनों साइड स्प्रिंग लगी है। अब देखो, तो अब मैंने तुमसे क्या कहा, करंट आएगा तो करंट के कारण टॉर्क आएगा NIAB sin थीटा या फिर बीना sin थीटा। मैंने यहां पर थीटा 90 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरी रेडियल है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण टॉर्क की वैल्यू हो गई बीना sin थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ, ये वायर था अपने पास, और ये वायर जो था ये ऐसे कॉइल घूमना स्टार्ट हुई। कॉइल घूमना स्टार्ट हुई तो इस वायर के अंदर ट्विस्ट आने लगे, ये घूमने लगा, ये ट्विस्ट, वही कपड़े निचोड़ने वाला काम। अब क्या, इनिशियली तो आराम से घूम रहा था, मगर अब मेरा टॉर्क अगर फिक्स हो तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको घुमा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं घुमा पाऊंगा, क्योंकि यहां पर जो इसके अंदर ट्विस्ट आ रहे हैं ना, ये इसको जब ये देखो ऐसा घूम गया, इसके अंदर जब ट्विस्ट आ रहे हैं तो ये ट्विस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं कि नहीं। देखो छोड़ूंगा अगर मैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमा, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो इसके अंदर NIAB है, और जब मैं इसको छोड़ूंगा या इसके अंदर ट्विस्ट आ गए तो ट्विस्ट आने के कारण यहां पर क्या होगा, एक टॉर्क आएगा जिसको अपन कहेंगे ट्विस्टिंग टॉर्क, और ये मेरे NIAB का अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि NIAB इधर घुमाना चाहता है, जिसकी वजह से ट्विस्ट आ गए, और ट्विस्ट आने की वजह से वो ट्विस्ट उसका अपोज करेंगे। अब ये फिक्स है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आप घुमाते जाओ, ट्विस्ट बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ट्विस्टिंग टॉर्क है ये NIAB के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही इसके इक्वल हो जाएगा कॉइल वहीं पे रुक जाएगी घूमना, और वो हमको पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में है, और लगभग इतना डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा का आइडिया भी यहां से लग जाएगा अपन को, और इस तरह से अपनी कॉइल घूमेगी। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन जब बनेगी उस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो हमने टाउ लगाया था NIAB वो इक्वल हो चुका है हमारे किसके, C5 के। तो अगर NIAB C5 के इक्वल हो जाए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन NAB। भाई ये चीज तो इधर थी ना, NABI इज इक्वल टू C5, तो NAB आ गया डिवाइड में। अब अगर आपने गैल्वेनोमीटर बना दिया है तो टॉर्शनल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के कांस्टेंट है, एरिया कॉइल का कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की कांस्टेंट है जो लगाई हुई थी, सब फिक्स है। तो ये पूरी चीज बन जाती है कांस्टेंट, और इसे अपन क्या कहते हैं, G, यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और ये एक कांस्टेंट है, अगर इसे हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगी एक प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां से ये चीज सामने आ गई कि करंट और डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसीलिए कभी भी तुमने जब गैल्वेनोमीटर का स्केल देखा होगा तो उस स्केल में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन सब के बीच में इक्वल गैप होता है। क्यों, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का स्केल जो होता है वो लीनियर होता है। अब डाउट आ रहा होगा कि बाबा जी स्क्वायर होता तो क्या होता, स्क्वायर होता तो ये होता कि 0 फिर 1 फिर उसके बाद जब 2 की बात करते तो गैप बढ़ जाता, 3 की बात करते तो और गैप बढ़ जाता। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के साथ चल रहा है ये, ठीक है। तो बट यहां पर तो ये लीनियर है, इसीलिए यहां पर इक्वल गैप होता है। ये चीज आपके एग्जाम में आ सकती है कि प्रूव दैट द गैल्वेनोमीटर स्केल इज लीनियर एंड व्हाई, तो उसका अपन रीजन बता देंगे। ये कहानी तो हो गई। अच्छा, अब अपन से यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं और MCQ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहां से, और वो क्या है, वो है सेंसोडाइन, है ना, कोलगेट ऐड आता है ना।
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, दांत बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आउच, ऐसे ही कुछ होता है। गैल्वेनोमीटर भी आपसे यही कहता है कि भैया अगर थोड़ा सा करंट आया, थोड़ा सा भी करंट में चेंज हुआ और अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया तो तुम कहोगे कि यार ये सब कुछ डिटेक्ट कर पा रहा है, ये ज्यादा सेंसिटिव है। मौसम बदला, हाथों की स्किन फटना शुरू हो जाती है, किसी की स्किन यहां से फटना स्टार्ट होती है, किसी को पिंपल्स होने लगते हैं, किसी की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि जैसे ही मौसम बदला, हम बहुत सेंसिटिव है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है। उसने कहा मुझे नहीं हो रहा है, मतलब मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूं चेंजेस के लिए। सो इसका मतलब ये है सेंसिटिविटी, मतलब कि जब करंट या वोल्टेज में छोटा सा भी चेंज आए और अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाए तो अपन बोलते हैं कि यार ये सेंसिटिव ज्यादा है। जब हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो आती हैं। वो दो सेंसिटिविटी कौन सी हैं? एक है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि हम करंट की बातें कर रहे हैं और हम यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप की बातें कर रहे हैं, तो एक करंट हो गया तो दूसरा कौन हो गया? वोल्टेज हो गया। So basically if deflection is more for a small change in current or voltage then it is more sensitive। अब करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो यार हमको फिजिक्स में हर चीज यूनिटी में चाहिए, तो इसीलिए हमने कहा डिफ्लेक्शन इन अ कॉइल पर यूनिट चेंज इन करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी एंड डिफ्लेक्शन इन कॉइल पर यूनिट चेंज इन वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर करंट सेंसिटिविटी की अपन बात करें तो अपने पास phi अपॉन I आ चुका था, बिल्कुल आ चुका था बाबा जी। अगर ये आ चुका था तो मैं यहां पर I की जगह पर क्या रख सकता हूं? मैं यहां पर I की जगह पर रख सकता हूं G इंटू फाई, ये अपन ने अभी पढ़ा है। अगर मैं यहां पर फाई से फाई कैंसिल कर दूं तो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला और आ जाएगा और वो हो जाएगा 1/G। ये बात भी समझ में आ गई। और अगर आप G को देखो तो आप G को लिख सकते हो, अपन ने अभी लिखा था C/NAB, तो यहां पर करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी 1/C/NAB, तो NAB चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास आ चुका है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। और करंट सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स के। करंट सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ कॉइल के। करंट सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई के। और करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट। ये दिमाग में रखना। अब अपन से बोला जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, हम कहेंगे लो क्या दिक्कत है भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R है तो इसको लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू IR। और अभी ये बताओ मुझे phi बाय I क्या होता है? phi बाय I होता है अपने पास करंट सेंसिटिविटी। IIT तक में इससे क्वेश्चन आया है, सेम फॉर्मूला। ये याद आने पे याद नहीं आता फॉर्मूला। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बेसिकली करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और अगर अपन यहां पर देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? 1/GR, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी होता है 1/G। यहां पर G की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा अपने पास C इंटू R अपॉन NAB चला जाएगा ऊपर। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, area of coil, magnetic field and inversely proportional to galvanometer resistance and torsional constant। इस पर बेस क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बनते हैं दोस्तों, ध्यान से इसका आंसर है। इसकी यूनिट होगी रेडियन पर वोल्ट, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर एम्पियर। एमसीक्यूज में भी बहुत काम का है। तो ये आपकी पूरी कहानी मैंने खत्म कर दी। बेसिकली हम लोग जब इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एमीटर होता क्या है? एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिस इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि एमीटर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। सो एमीटर का बेसिक यूज होता है, अपने पास होता है करंट को मेजर करना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो करंट रिमेन सेम इन सीरीज। अच्छे से सुनिएगा, करंट सीरीज में सेम रहता है, इसीलिए जब भी एमीटर सर्किट के अंदर लगाया जाएगा तो हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। अब अगर मेरे पास सपोज करो एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर यहां पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की और यहां पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपके पास करंट कितना होगा? इस केस में आप बोलोगे करंट है बाबा जी 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का करंट रेजिस्टेंस, 4/2 हो गया 2 एम्पियर। अगर मैंने यहां पर एक एमीटर लगा दिया सीरीज में और मान लेते हैं कि एमीटर का भी बहुत कम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है,
तो अब बताओ यहां पर करंट कितना होगा। तो अब आप कहोगे टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4, टोटल वोल्टेज है 4/4 यानी कि 1 एंपियर। एक्चुअली में इसके अंदर से करंट जा रहा था 2 एंपियर, मगर एमीटर जब मेजर करेगा तो वो मेजर करेगा 1 एंपियर, क्योंकि उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है और जब रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आइडियली हम लोग क्या चाहेंगे, आइडियली हम लोग ये चाहेंगे कि एमीटर का कोई रेजिस्टेंस ना हो, इसीलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज एंड आइडियली द आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज 0। क्यों? क्योंकि करंट चेंज नहीं करना चाहते हम। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपने कहा ठीक है बाबा जी कर लेते हैं कन्वर्ट इसको, आप इसको रेजिस्टेंस कम करना चाहते हो। देखो यार रेजिस्टेंस कम तभी होगा किसी भी गैल्वेनोमीटर का जब आप उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दो। अगर आपने पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में आंसर आता है G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही होता है फॉर्मूला। सो पैरेलल में कम हो जाता है। अब मुझे तो कम करना था, अगर सीरीज में लगाता तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता। तो यार मैं इसको और भी अच्छे से समझा सकता हूं और भी डिटेलिंग कर सकता हूं, बट एग्जाम सर पर है तो हमें तो बस समझना है कि एमीटर कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके पैरेलल में एक छोटा सा दूसरा रेजिस्टेंस लगा दो, उस रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब यहां पर जब ये नहीं होता तो गैल्वेनोमीटर का एक मैक्सिमम करंट होगा, उससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं जा सकता था, ठीक, और अभी भी नहीं जाएगा। था क्या है, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। उस करंट को अपन लिख रहे हैं यहां पर IG। ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट मतलब कि पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर की कॉइल घूम जाएगी, पूरी रीडिंग मैक्सिमम पर आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब IG करंट आएगा। बट सपोज करो ये IG करंट तो बहुत छोटा होता है, 2 माइक्रो एम्पियर 3 माइक्रो एम्पियर के आसपास। मुझे तो भाई बहुत बड़े करंट को अगर मेजर करना है तो मैं कैसे करूं? अब I की वैल्यू सपोज करो 1 एम्पियर है और अगर 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से गया हो तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? तो मुझे तो यार एमीटर बनाना है जो 1 एम्पियर तक मेजर कर सके। तो अब अपन यहां पर लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा? जब यहां से 1 एम्पियर करंट आएगा तो वो 1 माइक्रो एम्पियर को गैल्वेनोमीटर में से निकाल देगा, बचे खुचे को सबको यहां से साइड से बाईपास कर देगा। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में IG करंट जाएगा उसका डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन फुल हो गया। अब आप ये सोचो कि पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास गैल्वेनोमीटर था और इसका ये स्केल था 0 से लेके 1 माइक्रो एम्पियर तक। अब मुझे तो मेजर करना है 1 एम्पियर, तो मैंने यहां पे शंट लगा दिया, जो भी वैल्यू हुई। अब क्या होगा? अब स्केल जो है, अब भाई प्रिंट तो तुम कर रहे हो ना, कंपनी हो, कंपनी प्रिंट करती है स्केल। तो अब क्या होगा? जब 1 एम्पियर यहां से आएगा तो इसमें से 1 माइक्रो एम्पियर जा रहा है, मगर प्रिंटिंग में अपन पहले लिख रहे थे यहां पे 1 माइक्रो एम्पियर, अब यहां पर प्रिंटिंग में लिख देंगे 1 एम्पियर, और एक्चुअली आ भी तो 1 ही रहा है। तो आपने क्या किया? आपने गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर दिया जो 1 एम्पियर तक मेजर कर रहा है। और आपको दिखेगा कैसे 1 एम्पियर? तो जब अपन स्केल बनाते हैं, प्रिंटिंग करती है कंपनी, तो वहां पर 1 माइक्रो एम्पियर की जगह क्या लिख देगी? 1 एम्पियर लिख देगी। तो आई वो करंट है जो आप मैक्सिमम मेजर करना चाहते हो, जो उसकी रेंज पे जाएगा। 0 से 5 मिली एम्पियर का बनाना है तो आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर हो जाएगी। 0 से 1 एम्पियर का बनाना है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी। और IG क्या है आपके पास? IG आपके पास वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। इससे ज्यादा गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इससे ज्यादा आएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। अब मुझसे यह कहा जाएगा कि रेंज बढ़ानी है, अगर आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो आपको करंट की ज्यादा वैल्यू उसमें से फ्लो करानी है जो साइड से निकल जाएगी, क्योंकि ये तो अंदर है, आपको दिख ही नहीं रहा, आपको तो ये दिख रहा है आते हुए और ये जाते हुए। सो अब यहां पर ये रेजिस्टेंस कितना लगाएं, तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगाएं, उसके लिए क्या है हमारे पास? भाई गैल्वेनोमीटर ये हो गया, इसके पैरेलल में शंट। अब मान लो आपको रेंज ले जानी है I तक, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है IG, तो बचा हुआ करंट कहां से जाएगा? शंट से जाएगा। कितना चला जाएगा? यहां से आया I, गैल्वेनोमीटर से चला गया IG, तो बचा कितना? I माइनस IG, और ये शंट से जा रहा है। अब पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है कि नहीं होता है? अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जितना वोल्टेज का ड्रॉप गैल्वेनोमीटर पे होगा उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप शंट पे भी होगा।
जितना वोल्टेज का ड्रॉप गैल्वेनोमीटर पे होगा उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप शंट पे भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो भाई यहां पर हमने कहा इस पर ड्रॉप कितना होगा, IG इंटू जी, और इस पर ड्रॉप कितना होगा, I माइनस आई जी इंटू एस। तो ये हो जाएगा IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू एस। अब शंट रेजिस्टेंस चाहिए था तो इस चीज को डिवाइड में ले आओ। अब यह आंसर आ चुका है, यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मगर हमारी बुक्स में थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर दिया है इसको। हमने क्या किया, यहां से IG कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे IG कैसे कॉमन आएगा, तो यहां पर एक काम करो, IG का मल्टीप्लाई और IG का डिवाइड, तो ये दोनों IG कॉमन आ जाएंगे। तो जब आप नीचे से IG कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा I, क्योंकि यहां IG है नहीं इसीलिए इसके डिवाइड में आ जाएगा IG। सो ये हो जाएगा I बाय IG माइनस 1। IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो शंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, G अपॉन I बाय IG को अपन लिख देते हैं N, G अपॉन N माइनस 1। ये N क्या है, ये बता रहा है कि आपको कितने टाइम्स आपकी रेंज बढ़ानी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे रेंज बढ़ानी है 100 टाइम्स, तो शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, G अपॉन 100 माइनस 1, 99। अगर मैं बोलता हूं 20% करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से जाना चाहिए, तो आपका N हो गया 20। दैट्स इट, कहानी खत्म, G बाय 19 लगा दो। तो यहां पर जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी, मगर ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया G अपॉन N माइनस 1, वेयर N इज इक्वल टू I बाय IG। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस लगाकर उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है आपने एमीटर में। और ये याद रखना, जितनी बड़ी रेंज आप करते चले जाओगे किसी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते टाइम, जितनी बड़ी रेंज का एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट उतना ही कम आएगा, शंट रेजिस्टेंस उतना छोटा होता चला जाएगा। और ये बात तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बताई। और यहां पर ये दोनों पैरेलल में लगे थे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ये एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, खत्म। अब आ जाता है अपने पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब इस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है, इसीलिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है पैरेलल में। तो अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, तो भैया वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में लगा दोगे तो वो एमीटर की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों को इसके पैरेलल में कोई चीज लगानी है, जैसे कि ये मेरे पास, फिर से देखो, ये मेरे पास यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर ये मेरे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ऑब्वियसली इस पर भी 2 वोल्ट आएगा, इस पर भी 2 वोल्ट आएगा। अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, आई निकाल दोगे, आई इंटू आर कर दोगे तो इसका 2 वोल्ट आंसर है। मगर अगर आपने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, मान लो कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, तो अब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो इसके ऊपर ड्रॉप भी बदल जाएगा, यहां से आने वाला करंट भी बदल जाएगा। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि यहां से आने वाला करंट जो है वो करंट डिवाइड ना हो, मगर यहां तो कहानी में ट्विस्ट दूसरा आ रहा है। यह आ रहा है कि यहां पर जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया तो यहां पर आपका करंट डिवाइड हो रहा है। आप नहीं चाहते कि करंट डिवाइड हो, करंट डिवाइड होगा तो फिर वोल्टेज भी बदलेगा, वोल्टेज का ड्रॉप बदलेगा तो हमारी गलत रीडिंग आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर कोई करंट ना जाए, और ऊपर कोई करंट तब नहीं जाएगा जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और आइडियली कितना होना चाहिए, इंफिनिटी। इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी होता है। और अगर आपने गलती से वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाओगे तो सर्किट का करंट जो है वो 0 हो जाएगा, या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाओगे तो करंट बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते, पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अच्छा ठीक है, तो अगर अपन को रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अब ये तो आइडियल वाला पॉइंट हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, तो यार बिल्कुल कॉमन सेंस कह रहा है तुमसे। क्या कह रहा है कॉमन सेंस, रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगाने पे बढ़ता है, तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा और यह बन जाएगा मेरा वोल्ट मीटर। अब क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, IG, इससे ज्यादा करंट नहीं जा सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है ये, और ये गैल्वेनोमीटर के अंदर लगा हुआ है।
ठीक, तो यहां पर ये दो टर्मिनल आपको बाहर मिलेंगे, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। तो ये आपके वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल है। आप ये लगा देते हो कहीं पर भी वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो जब आप ये लगाओगे तो इसके अक्रॉस जो रेंज है वो V है। तो ये V कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो करंट कितना है IG, टोटल रेजिस्टेंस कितना है G प्लस R। तो V जो आपको आउटपुट में मिल रहा है, जो वोल्टेज आप मेजर कर पा रहे हो V, वो हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू R, अल्टीमेटली G प्लस R इंटू IG। सो V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। ये वोल्टेज मिलेगा आपको आउटपुट में, और ये इसके ऊपर ड्रॉप जो हो रहा है यही इसकी रेंज है। अगर ऐसा है तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अपन ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IG कॉमन G प्लस R, IG डिवाइड में आ गया, सो V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, V बाय IG माइनस G। और यहां से आपके पास रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ताकि आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना सको। और उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी V। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यू कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, और उसकी वजह से R, और वो हो गया V बाय IG माइनस G, उसकी वैल्यू हो गई। और V क्या है, ये वो नई वोल्टेज की रेंज है जहां तक आपको मेजर करना है। सो यहां पर अपन ने सीख लिया कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अगर उल्टा कर दिया तो क्या होने वाला है, अगर हम लोग देखें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं बढ़ जाएगा, वोल्ट मीटर में बन जाएगा। पैरेलल में लगा दोगे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो एमीटर बन जाता है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सीरीज में अगर V वोल्ट तक मेजर करना है तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें अपन ने इस वीडियो में सीख ली, और यहां पर खत्म हो गया है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो भैया हुर्रे, जल्दी से इसको खत्म करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मार्क्स क्या, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।